बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन जनाब होना भी चाहिए। वीकेंड गुजार के आपको मंडे मॉर्निंग है तो आपको ज़रा फ्रेश दिखना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट वर्किंग डे है। जब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो फेस पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट रखते हुए निकलें और फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त ज़रूर गुजार कर निकलें, ताकि फैमिली भी खुश रहे और आपका दिन भी खूबसूरत और फ्रेश गुजरे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी एक अच्छी बात से हम करना चाहेंगे। आपको पता है कि आज फर्स्ट वर्किंग डे है, तो आज आप जब ऑफिस जाएं, एक काम आपने करना है, आज से उसको अपनी रूटीन में शामिल करना है। अगर आप उसे अडॉप्ट नहीं कर रहे या आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया हुआ, आज आपने क्या करना है, आज आपने टीम वर्क को अडॉप्ट करना है। ये जो ऑफिस में हम एक इन्वायरमेंट देखते हैं, लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा की जा रही होती है, अपने काम को छोड़ के दूसरे के काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा होता है। इन चीज़ों से खुदारा हमें निकलने की ज़रूरत है। टीम वर्क जो है वो करने की कोशिश करें, मिलजुल कर जो है वो ऑफिस के इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएं। तो ये आज आपने एक काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि ऑफिस का इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है आपकी वजह से या किसी और की वजह से, तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। देखिए, ऑफिस में जो है हम सब फैमिली की तरह रहते हैं, तो जब आप एक जगह फैमिली की तरह रह रहे हैं तो मिलजुल कर काम करने की हमें अशद ज़रूरत है। और ये जो लेग पुलिंग, अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में इन्वॉल्व हो जाना, उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये ना सिर्फ आपको ये चीज़ नाकाम बना सकती है, बल्कि आपकी ऑफिस के इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकती है। हम सब चाहते हैं कामयाब होना, ख़ुद को अपनी कामयाब ज़िंदगी बसर करना, तो उसके लिए टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से ये चीज़ें आप लोगों ने अडॉप्ट करनी है। आज हमारे दो टॉपिक होंगे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आज के ड्रेस के बारे में बताना चाहूँगी। आज का खूबसूरत सा जो ड्रेस है ये है हयात ऑफिशियल वालों का आज का ये खूबसूरत सा वार्डरोब है जो मैंने वेयर किया हुआ है। इनके सोशल मीडिया पे आप इन्हें अप्रोच करें और इस तरह के खूबसूरत कलेक्शन आप लोग भी बाय कर सकते हैं। टॉपिक की जानिब आते हैं जनाब। आज का जो हमारा पहला मौजू होगा, देखिए जब हम इंसान की बात करते हैं तो अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत जो है मखलूक की शक्ल में अल्लाह पाक ने इंसान को तख्लीक किया है। तो जब हम इस खूबसूरती को देखते हैं और जब देखते हैं कि जिस तरह चीज़ें बढ़ती गई, इंसान ने इर्तिका पे जब वो तरक्की के मनाजिल तय करना शुरू किए, जिद्दतें आई, तो उसने सबसे पहले जो ख़ुद को खूबसूरत बनाने वाली चीज़ थी वो क्या, अपने फेस पे तवज्जो देने की तरफ जो है वो उसका रुझान हुआ। और जब फेस की खूबसूरती को उसने इन्हेंस करने की कोशिश की या उस पर तवज्जो देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें इस माशरे में जो है वो रोटेट करती हुई नज़र आई, जिसमें देखें आप डिफरेंट सर्जरी हैं, थ्रेडिंग की बात करें, लेज़र ट्रीटमेंट आ चुके हैं, बेशुमार क्रीमें हमें जो है वो मार्केट में देखने को मिलती हैं, बहुत सारे किस्म के जो है ना वो फेशियल हमें देखने को मिल रहे होते हैं, जिससे इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाने के जो है वो अनथक मेहनत और कोशिश में लगा होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि कभी उसका जो फेस है वो चाँद जैसा मुखड़ा बन जाता है, तो कभी उस चाँद जैसे मुखड़े को वो बिगाड़ देता है। तो आज यही हमारा एक पहला जो टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो इतने ज़्यादा मार्केट में ट्रीटमेंट आ चुके हैं, स्पेशली जब हम सैलॉन्स में देखते हैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स आ रही होती हैं, लोग उसको अवेल करने के लिए धड़ाधड़ जो है वो लाइन में लगे हुए होते हैं, इतना टाइम पहले एडवांस बुकिंग उन्हें करवानी पड़ रही होती है। लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि जहाँ इंसान खुद को खूबसूरत बनाना चाहता है, ये खूबसूरती क्या परमानेंट हो सकती है या टेम्परेरी है, इसके फ़वाइद क्या है और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये आज हम पहले टॉपिक में जानेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा जो आज का होगा, हम खूबसूरती की बात करते हैं, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ हमें ज़िंदा रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं, अल्लाह पाक ने जो है वही खूबसूरत ये आपको ज़िंदगी दी, इससे नवाजा है, तो इसकी कदर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इसकी कदर नहीं करते हैं तो यकीनन हम एक ज़िंदा लाश जो है वो बन जाते हैं। और जब हम ज़िंदा लाश की बात करते हैं तो उसमें आप देखें स्कूल कॉलेजेस की बात करें, गली कोचों की बात करें, इवन आप देखें कब्रिस्तान के अंदर हमें ज़िंदा लाशें जो है वो पड़ी दिखाई देती हैं। वजूहात क्या है? नशे की
लत जो है वो लगना शुरू हो जाती है। तो जब आप इस नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं तो आप अपना आप भूल जाते हैं, आपको सही गलत की पहचान नहीं रहती है, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं आप वो भूल चुके होते हैं। तो आज का दूसरा बुनियादी हमारा टॉपिक यही होगा कि ये जो नशे की लत में लोग खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत को ख़त्म कर रहे हैं, स्पेशली नौजवानों के अंदर ये लत जो इतनी ज़्यादा परवान चढ़ रही है, जिसका रुझान इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका ख़ात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है। तो आज के दोनों टॉपिक ही बहुत अहम है, इंशाल्लाह इसमें इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, फेशियल पे हम बात करेंगे कि इसके जो हमारी स्किन है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और जब हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो किस तरह से हमारी स्किन जो है वो मुतासिर हो रही है, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो डिफरेंट फेशियल्स, डिफरेंट प्रोडक्ट, ये जो डिफरेंट मार्केट में क्रीमें हैं इनका इस्तेमाल करें। स्पेशली जब हम बात करते हैं इंजेक्शंस की, लोगों को चिट्टा गोरा होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसकी वजह से स्किन कैसे मुतासिर हो रही है और कैसे उसको महफूज रखा जा सकता है, इसी पे आज हम बात करेंगे। और इस पे गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर स्मिरा साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब फेशियल पे हम बात करने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि फेशियल करवाना जो है, क्या इससे जो चेहरे की तरोताज़गी है, जो एक मुलायमत है चेहरे की, वो बरकरार रह सकती है? जी बिल्कुल, अगर आप सिंपल से ये बात करें कि फेशियल करवाने से तरोताज़गी बरकरार रहती है तो बिल्कुल रहती है। बट यहाँ पे डिबेटेबल बात ये है कि कौन सा फेशियल, कैसा फेशियल और कौन कर रहा है। अच्छा, तो ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। वरना ये है कि फेशियल इज़ गुड फॉर योर स्किन, मतलब उसमें आपकी डीप क्लिनजिंग हो जाती है, एक्सफोलिएशन हो जाती है। लेकिन वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसमें क्या प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, यानी कि आप प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपके स्किन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, स्किन के कितने टाइम के बाद, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अपना आपके फेस है उसकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रखने के लिए सिर्फ फेशियल का ही इसमें रोल है या फिर हमारी डाइट, हमारी खुराक का भी है? सबसे पहले डाइट, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, ये सब कुछ प्रिडिक्ट करता है, आपकी स्किन पे आके शो करता है कि आप कितना हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। ना सिर्फ डाइट, खाना पीना, उसके अलावा नींद का आपका पैटर्न, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो पहले किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास आने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर रिव्यू कर लें कि आपका लाइफ पैटर्न, लाइफस्टाइल क्या चल रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बैड लाइफस्टाइल के साथ, बहुत डार्क सर्कल्स के साथ आप आ जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि अब हमारे डार्क सर्कल्स करेक्ट कर लें। ठीक है, करेक्ट हो जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे तो वो दोबारा बन जाएंगे। तो उधर फिर ये कहा जाता है कि शायद डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं किया। बट हमें अपने अंदर के फ्लॉज भी देखने, अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, हेल्दी फूड बनाया है, हम वी आर मतलब लकी कि हमें कि हमें फ्रूट मिलता है, अच्छा फ्रूट, फ्रेश फ्रूट। अदरवाइज कितने कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो अगर ये सब कुछ है, वेजिटेबल्स है, तो हमें पहले इन चीज़ों को करेक्ट करना है, अपने स्टमक को अच्छी फूड देना है। उसके बाद आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अगर कुछ आपके फेस पे ऐसा है तो वो आपको ज़रूर अच्छी चीज़ें प्रिडिक्ट करेंगे, बट 50-50% काम, आधा काम आपने खुद करना है और कुछ काम डॉक्टर करेगा। अगर आप 100% ये कहें कि मैं तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास चलेगी, वो मुझे पता अब मुझे खूबसूरत वही बनाएगा, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। देखिए फिर वो आपका ट्रस्ट खराब हो जाएगा डॉक्टर से। तो कुछ परसेंट ना 50-40-30% तो आपने खुद हिम्मत मेहनत करनी है, तब जाके आपका पैसा सही जगह पे लगेगा बेसिकली। यस, क्योंकि अब देखें ना हमारे लाइफस्टाइल एक ऐसा हो गया, हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, डस्ट हमारी स्किन पे आ रही होती है, धूप जो है वो हमारी स्किन पे पड़ रही होती है, ऑफिस जा रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट्स हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है, जो उसकी रेज होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को तो हमने खुद देखना है, साथ साथ थोड़ी अपनी केयर खुद करनी है, खुद भी आपने एफर्ट डालनी है, तब आपकी स्किन का पता चलेगा कि आप क्या करें, आप पे ट्रीटमेंट असर कर रहा है या नहीं असर कर। फिर स्ट्रेस,
देखिए स्ट्रेस को भी ओवरकम करना ज़रूरी है। स्ट्रेस से सबसे पहले ये है कि देखिए वो झुर्रियाँ पड़ना, रिंकल्स, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो वो फिर आपने किस तरह करना है, योगा करना है, माइंड रिलैक्सेंट की जो आपने बात की, इसको फेशियल ख़त्म कर सकता है या फिर ये कुछ डिफरेंट और कोई थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ता है? वैसे तो हम फेशियल्स का ये नहीं कहते कि वो ट्रीटमेंट है कोई रिंकल्स की। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है कि मुझे रिंकल्स की ट्रीटमेंट चाहिए तो हम उसको कोई फेशियल नहीं सजेस्ट करते। बट जो लोग फेशियल्स करवा रहे होते हैं तो रिंकल्स उनमें थोड़े से लाइट होने लग जाते हैं। रिंकल्स से ज़्यादा फाइन लाइंस, क्योंकि फाइन लाइन इनिशियल स्टेज है रिंकल्स की। जब रिंकल्स पड़ गए फिर तो आपको रिंकल्स की ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। बट फाइन लाइंस तक जहाँ पे बात है तो हाँ, अच्छी सी हाइड्रेट करना। जैसे अगर हम यहाँ पे हाइड्रा फेशियल की बात करें तो हाइड्रा बहुत इन है, जिसको देखो हर दूसरा बंदा वो हाइड्रा की तरफ जा रहा होता है। जैसे हाइड्रा फेशियल अपने नाम ही से बता रहा है कि वो हाइड्रेट करता है। तो रिंकल्स जो होते हैं वो होते हैं ड्राई स्किन पे। जब हाइड्रेशन अच्छी मिलेगी तो फाइन लाइंस या रिंकल्स थोड़े से कम होने लग जाते हैं, या आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हाइड्रा फेशियल की आपने बात की, तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि इसके भी एक जो प्रॉपर बंदा जो इस मशीन को, इस फेशियल को इसके बारे में जो जानता है, इसके तमाम जो सीरम इसमें यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में जानता है, उसी से जाके फेशियल करवाना चाहिए? क्योंकि हर दूसरे सैलून पे हमें हाइड्रा की मशीन जो है वो और ये सर्विसेज देते हुए हमें दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसा ही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है बेसिकली। जब आप किसी का हाइड्रा करते हैं तो आप उसकी स्किन को छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको स्किन के बारे में नहीं पता, स्किन की टाइप्स का नहीं पता, स्किन की लेयर्स का नहीं पता, तो आप कैसे किसी का काम कर सकते हैं? तो ये फिर यहाँ पे पेशेंट पे एक जिम्मेदारी आ जाती है तो कि वो चूज़ करे, ऐसे सिलेक्ट करे ऐसे बंदे को जो वाकई ही प्रोफेशनल हो। ऐसे ही, क्योंकि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से आप हर पॉलर में, मैं ये नहीं कहती कि, बट अगर पॉलर में भी डॉक्टर कर रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। या आपने प्रॉपर अगर ट्रेनिंग ली हुई है हाइड्रा फेशियल की, या आपने स्किन के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, देन गो फॉर इट। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता और यू आर प्लेइंग विद द स्किन। और मतलब ये भी एक हाइड्रा की जो हम बात करते हैं, ये तो ऐसे ना हमने वो दिखावा जो होता है ना, एक दूसरे को देख के कंपटीशन में, उसके सैलून में ये चीज़ है तो मैं भी हाइड्रा के लिए, और लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक मतलब हाइड्रा का ट्रेंड है तो बस कहीं से भी करवा लो। तो और इसका ट्रेंड तो बहुत ही चला होता है, सुनी सुनाई देखते देखते हम चले जाते हैं। लोगों ने डिस्काउंट ऑफर लगाए हुए हैं हाइड्रा फेशियल अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली। बट ये है कि कोशिश करें कि अच्छे किसी सेफ हाथ में जाएं। और अगर हम किसी सेफ हाथ में नहीं जा रहे, सेफ हैंड में नहीं जा रहे, किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जा रहे जो प्रॉपर, जिसने हाइड्रा को पढ़ा हुआ है, इस फेशियल के बारे में प्रॉपर जानता है, आपकी स्किन के बारे में जानता है, जो भी उसके पास ये फेशियल का, हाइड्रा फेशियल का ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहा है, अगर किसी ऐसे बंदे के पास किसी ऐसे सैलून पे नहीं जा रहा तो स्किन कैसे, मतलब उसके क्या उसके नेगेटिव असरात, नुकसान वो क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसी के अच्छे असरात हैं तो फिर नेगेटिव इफेक्ट्स भी ज़रूर होंगे, ठीक है। तो उसमें यह है कि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ जाती हैं हर चीज़ में, मेडिकल में भी या हाइड्रा फेशियल में भी, कि किस कंडीशन में आपने नहीं करना, ठीक है। कुछ ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। सेकंड ये आ जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट्स यूज़ करें ड्राई स्किन पे कौन से करें, जो कंडीशंस है वो कौन से, पहले वो नाज़रीन को क्लियर कर दे ताकि पता चल जाए कि उन्होंने हाइड्रा लेना है या नहीं। एग्जैक्टली सबसे पहले ये है कि जो एक्टिव एक्नी है तो आपका हाइड्रा नहीं होगा। हम कितने पेशेंट्स को वापस भेजते हैं कि नहीं, एक्टिव एक्नी पे हम हाइड्रा नहीं करते। एक्टिव एक्नी पे, क्योंकि वो स्प्रेड करे, वो इन्फेक्शन है, तो आप उसको रगड़ के डिफरेंट मजीद वो फेस पे उसको स्प्रेड करें। तो दैट इज द मतलब फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आपने एक्टिव एक्नी पे नहीं करना। स्कारिंग जो हो जाती है उस पर ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्टिव एक्नी पे नहीं हम करते। तो उसके बाद ये है कि अगर आप किसी सेफ हैंड पे चले गए, फिर भी आपने ये देखना है कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप देखें किसी की ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, बिल्कुल, और फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है, लाइक अगर मैं बात करूँ कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ब्लीच या ऐसी केमिकल जो आपको इमीडिएटली ग्लो तो दे देते हैं, बट क्या होता है कि वो आपको कुछ अर्से बाद आपकी स्किन को ज़्यादा डल करते जाते हैं। क्योंकि देखिए एक स्किन एक सेंसिटिव है, एक नाजुक पार्ट है, उसमें आप हार्श केमिकल्स लगा के उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कुछ टाइम के लिए वो आपको बड़ा अच्छा ग्लो देता है। ये भी हम जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ से भी तो एक ही बहुत इशू आ रहा है ना, इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट वाइटनिंग, जो एक रिजल्ट है वो चाहिए, जिसकी वजह से फिर शायद सैलून वाले भी मजबूर हो जाते हैं अपना वो एक इमेज, अपना नाम बरकरार रखने के लिए, उन्हें फिर मजबूरन रिजल्ट देने के लिए वो कुछ भी अप्लाई कर देते हैं। बट हम तो पेशेंट्स को यही काउंसिल करते हैं कि हमें लगता है कि हम अभी फेशियल करवा के निकले, पता नहीं क्या होगा, फौरन से रिजल्ट आना चाहिए,
हम पेशेंट को यही काउंसिल करते हैं कि ये कोई मैजिक नहीं है कि आप चुटकी बजाएंगे आप यहाँ से बाहर नहीं, मतलब पहले से आप बताते जब बीमार होते हैं मेडिसिन जब खाते हैं तो उसका भी कहते हैं कि कुछ टाइम बाद उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। तो ये मेरे ख्याल एक डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो पहले ऐसे काउंसिल कर दे उसको, उसका माइंड ऐसे बना दे कि वो ये ना समझे कि मैं जब इस काउच से उठूंगा या उठूंगी तो पता नहीं मैंने क्या बन जाना है या मेरा कलर कहाँ से कहाँ। हाइड्रोफेशियल का ऐसा कलर में कोई ऐसा लेना देना नहीं है। हाँ, ग्लो वो आपको देता है क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं, डीप क्लींजिंग को नीट कर दे, जब नीट होती है तो ग्लो आ जाता है। या रफ जो डेड स्किन होती है वो खत्म हो जाती है, एक्सफोलिएट होती है। बट उसमें ये नहीं है कि आपकी कोई टोन लाइट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये पेशेंट को हमें काउंसिल करना जरूरी है, यहाँ हमारी जिम्मेदारी है। डिफरेंट फेशियल्स निकले हुए जैसे कि हाइड्रा फेशियल की बात की, व्हाइटनिंग फेशियल है, वैम्पायर एक फेशियल है जिसका नाम भी कुछ अजीब सा है, ये इस बारे में जरा बताएं। वैम्पायर फेशियल बेसिकली ब्लड, उसमें कुछ ब्लड की होती है तो दिखता है हमें, तो इसलिए उसको वैम्पायर फेशियल्स कहते हैं। वो हम माइक्रो नीडलिंग के साथ करते हैं बेसिकली। इट इज़ अ बिट इन्वेसिव। हाइड्रा फेशियल तो टोटली नॉन इन्वेसिव चीज़ है, उसमें मतलब आफ्टर केयर ऐसी नहीं है, बस हम यही कहते हैं सन ब्लॉक लगाएं, अपने स्किन के अकॉर्डिंगली चीज़ें यूज़ करें। लेकिन वैम्पायर फेशियल में फिर आपने आफ्टर केयर उसकी बहुत ज़रूरी है। लाइक सबसे पहले तो सन, कुछ टाइम के लिए आपको सन अवॉइड करना होता है क्योंकि उसके घर से बाहर नहीं निकलना ऐसे ये जो आपकी स्टूडियो की लाइट है, ये चीज़ें फिर आपको अवॉइड करें, वरना क्या होता है कि ज़्यादा बैड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं जी। बट वैम्पायर फेशियल्स के हाइड्रा फेशियल से ज़्यादा आप अगर तो केयर कर लेते हैं आफ्टर केयर तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। बट अगेन उसकी कुछ इंडिकेशंस हैं कि वो किस कंडीशन में करना है, हर एक के लिए वैम्पायर फेशियल नहीं है। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, इसमें मज़ीद भी हम बात करेंगे कि जो हम डिफरेंट फेशियल्स ले रहे हैं, स्पेशली ये जो वाइटनिंग फेशियल की तरफ आ जाते हैं या उसके साथ साथ हम ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ आ जाते हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, स्किन कैसे हमारी डैमेज हो सकती है, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, तो हम इन फेशियल्स को करवा के भी प्रॉपर ट्रीटमेंट का ख्याल नहीं रख सकते, जिससे स्किन का ख़राब होना जो है वो मुमकिन हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों पे मज़ीद इन डिटेल हम बात करेंगे, सोल्यूशन भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, फेशियल पे बात की जा रही है कि इसके स्किन पे क्या असरात मरतब हो सकते हैं और क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, किस तरह से उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यही बात की जा रही है। डॉक्टर सुमेरा हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, फेशियल के बाद कुछ लोगों के फेस बहुत रेड हो जाते हैं, जलन होना शुरू हो जाती है, ऐसे में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर जो स्किन सेंसिटिव है उन्हें फेशियल नहीं करवाना चाहिए? जी देखिए, इधर वही बात है कि स्किन को हैंडल कैसे किया और किसी प्रोफेशनल ने हैंडल किया कि नहीं किया। तो जब हम फेशियल करना स्टार्ट करते हैं तो वो उस प्रोसीजर के दौरान हमें पता चल जाता है कि किसी की स्किन सेंसिटिव है कि नहीं। फर्स्ट साइन तो यही होता है कि रेडनेस होने लग जाती है, या हम साथ साथ पूछते रहते हैं बार बार, पेशेंट को भी इरिटेट कर देते हैं, जलन तो नहीं हो रही, खारिश तो नहीं हो रही, इचिंग तो नहीं हो रही, मतलब पेशेंट भी अक्सर आगे से नहीं हो रही है, हो रही है जो भी, मतलब लेकिन हम बार बार ये फिर बर्दाश्त हाँ है जी रिपीट करते हैं हम यहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि ये ना हो कि फेशियल के बाद उनको कुछ हो रही, मतलब बहुत ज़्यादा रेडनेस, कोई हसल ना हो जाए। तो अगर इस तरह की जब कंडीशन आ जाती है तो ये होता है कि प्रोडक्ट्स को हम बहुत ही माइल्ड वाले की तरफ ले जाते हैं, एट द स्पॉट ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि, और या फिर ये है कि अगर किसी को 5 मिनट का कोई मास्क लगाना है तो उसको 2-3 मिनट में, अगर इरिटेट कर रहा है तो जल्दी टाइम कम कर देते हैं, वॉश करवा दिया या रिमूव कर देते हैं। तो सेंसिटिव स्किन को उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं कि आफ्टर हाइड्रा फेशियल ये ना हो कि वो अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, करी थी, तो ये ना हो कि वो कोई रेडनेस एरिथेमा वगैरह लेके जा रही हो। तो कोशिश करते हैं कि हाइड्रा फेशियल के बाद या मतलब ड्यूरिंग हाइड्रा फेशियल हम इस चीज़ को कंट्रोल में ही रखें। ठीक। अच्छा, जो वाइटनिंग फेशियल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसका स्किन पे कोई नेगेटिव इसके साथ हो सकते हैं? ये जो इंस्टेंट ग्लो या इंस्टेंट वाइटनिंग रिजल्ट चाहिए होता है हमें? जी, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लगा के वाइटनिंग कर रहे हो। ठीक है जी, वैसे जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि जब स्किन एक्सफोलिएट होती है, डेड स्किन रिमूव होती है तो खुद ही ग्लो आ जाता है। अच्छा, लेकिन अगर आप वाइटनिंग के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग केमिकल लगा रहे हैं, माइंड सेट है ना, हम उस ग्लो पे रहते नहीं है, हम कहते हैं हमें तो एक्सट्रीम एक्स्ट्रा हमें वो रिजल्ट चाहिए। जी जी, तो उस ग्लो के लिए अगर या उस वाइटनिंग के लिए अगर हम कोई हार्श केमिकल लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आपकी स्किन लॉन्ग टर्म आपकी स्किन के लिए बेहतर नहीं है। तो हमारी तरफ से क्लिनिक में ये कोशिश होती है कि कोई ऐसा केमिकल ना लगाएं कि जो आप, और वैसे भी कोई भी चीज़ आपको एक बार लगाने से ग्लो या वाइटनिंग बेसिकली नहीं दे सकती।
कोई भी वाइटनिंग या कोई भी स्किन लाइट करने के लिए आपको परसिस्टेंटली कोई क्रीम लगानी होती है, तब जाके आपकी स्किन अच्छा, का ये जो डिफरेंट नाइट्स क्रीम जो मार्केट में आई हुई है, जिनमें हम ऐड देखते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, उसी को फिर हम फॉलो करते हैं कि भाई ये तो मार्केट में नई क्रीम आई है, इसका तो बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा, बड़ा हमें खूबसूरत बना देगी, चांद सा मुखड़ा हमारा जो है वो निकल आएगा। तो ये जो डिफरेंट क्रीमें हैं, नाइट क्रीम स्पेशल जिनकी हम बात करें, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? अच्छा, नाइट क्रीम्स में डिपेंड करता है कि उसमें है क्या, फार्मूला क्या है उसका। अच्छा। बेसिकली यहाँ फार्मूला तो उसमें बड़े अच्छे से लिखे हुए होते हैं। हाँ जी। फार्मूला क्रीम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड होने की वजह से सबसे पहले आपकी स्किन थिनिंग होने लग जाती है, जो अनफॉर्चुनेटली रिवर्स नहीं फिर हो सकती। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी सी वेंस नज़र आने लग जाती है, बारीक बारीक रेड कलर। वो क्या होता है कि कुछ देर के लिए तो फार्मूला क्रीम्स आपको बहुत जल्दी एकदम से चुटकी टाइप वाली थिंग देती चांद सा मुखड़ा निकल आता है। लेकिन जब वो आपको हार्श इफेक्ट्स देती है, हैजर्ड इफेक्ट्स देती है, तो फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लकीली कुछ लोगों का खुद ही रिवर्स हो जाता है, इन अ सेंस कि अगर डाइट वगैरह अच्छी जिसकी हो और इम्यूनिटी अच्छी हो तो वो कर लेता है रिकवर। लेकिन ज़्यादातर में हमने देखा है कि फिर नहीं हो सकता। तो क्रीम्स ज़रूर यूज़ करें, ऐसा नहीं है कि ना यूज़ करें, बट अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली किसी ज़रूर स्किन स्पेशलिस्ट से सजेशन लेके यूज़ करें, देख के एक दूसरे को, और वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको सूट करे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, चूँकि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ड्रग्स के हवाले से है, नशे की जो लत लगी हुई होती है, स्पेशली आजकल आपको पता है नौजवानों में बहुत ज़्यादा है। तो जो किसी न किसी ड्रग में इन्वॉल्व है, खूबसूरत तो हर कोई लगना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के साथ, जैसे हमने लाइफस्टाइल की बात की, जब आप अपनी डाइट को मेंटेन नहीं रखते हैं तब भी इशू होता है। लेकिन अगर कोई ना कोई किसी ड्रग में इन्वॉल्व है तो उसकी स्किन पे क्या इसके इफ़ेक्ट जो है वो पड़ते हैं? देखिए, वही बात है कि हमने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की। जब आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो आपकी स्किन ग्लो या अच्छी नहीं दिखेगी। अच्छा। अब जो ड्रग एडिक्ट्स ने, वो ड्रग एडिक्ट्स होने के बाद वो मेरा नहीं ख्याल इतना ख्याल रख पाते अपनी हाइड्रेशन का या फिर अपने फूड का। स्पेशली आपने देखा होगा कि अपनी नींद का। तो जहाँ तक वैसे मैं कॉमनली बात करूँ तो अक्सर ड्रग एडिक्ट्स में मतलब डार्क सर्कल्स, ये चीज़ें आपको देखने में ही पता चल जाती। हम नहीं कहते मे बी ये कोई एडिक्टेड है या किसी ना किसी ड्रग में इन्वॉल्व है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मल इंसान। तो वहीं पे केयर आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेंटली आप जब फिट नहीं है, सेट नहीं है, तो आप अपनी केयर नहीं करेंगे। जब केयर नहीं करेंगे तो वो फिर आपके चेहरे पे दिखेगा। तो स्लीप पैटर्न आपका बदल गया, कोई ड्रग्स लेके पूरी पूरी रात जाग रहे, कोई ओवर स्लीप कर रहे, कोई हाइड्रेट नहीं हो रहे, तो खा नहीं रहा या कोई ओवर ईटिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि वो डिहाइड्रेशन तो सबसे ज़्यादा होने लग जाती है। तो अब जब डिहाइड्रेट होंगे तो सब आपकी स्किन मुरझाई भी लगेगी और मतलब ड्राइनेस और वो सब कुछ। तो ऑब्वियसली मतलब हर चीज़ आपकी स्किन पे डालती है, लेकिन ड्रग वैसे ही नाम ऐसा है कि फिजिकली भी करेगा और अपीयरेंस भी आपकी उससे मुतासर होगी। एग्जैक्टली, यानी कि वो आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपकी पूरी खूबसूरती जो हम हर इंसान चाहता है खूबसूरत दिखना, उसकी खूबसूरती खत्म हो सकती है। हम देखते हैं 15-20 साल की जो बच्चियां हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, लेकिन अब आप कह लें कि लाइल्मी कह लें या फिर एक दूसरे को देख के घर में बड़ी बहन को या वालदा को या जो घर में बड़े होते हैं उनको देख कर उनका भी शौक उनको ज़्यादा हो रहा है, वो फेशियल करवाने की तरफ चली जाती हैं। इससे उनकी स्किन कैसे मुतासर होती है, मतलब क्या उसमें कैसे डैमेज हो सकती है? जी देखिए, वही बात है कि अभी बेबी स्किन होती है। जब तक आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है तो मतलब उसको छेड़छाड़ मत करें। ऐसी ना वैसे बड़े खूबसूरत होती है शौक के साथ। हमारे पास भी ऐसे आते हैं, मदर्स के साथ आते हैं, तो वो भी शौक, मतलब ठीक है, हम देखते हैं अगर कहीं रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत है तो करते हैं, वरना वही बात है कि एक बेबी स्किन है। अगर आप 15-20 के आई डोंट थिंक सो कि जरूरत होती है। हाँ, उसमें अगर किसी की कोई एक्नी का प्रॉब्लम है, कोई स्कारिंग का प्रॉब्लम है, 15 साल के बाद एक्नी का कुछ हो जाता है, टीनेज वाला जो होता है वो जरूर हम ट्रीट करते हैं। या अगर कोई हाइड्रोफेशियल की जरूरत है या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत तो हम देते हैं, ऐसा नहीं है। बट बिला वजह अगर कोई ऐसे बहुत ही शौक में करवा रहा हो तो हम तो कौंसल करते हैं कि अभी क्या फेशियल तो एक बहुत बड़ा शौक बन चुका है। आए दिन आप देखिए, अच्छा फेशियल अगर आपकी स्किन की ज़रूरत भी है, जैसे अब देखें लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस गोइंग ख़वातीन हैं, इवन मर्द हजरात भी हैं, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है उनकी स्किन को भी, तो ज़रूरत हो जाती है आपको नीट करवाने के लिए, डीप क्लेंजिंग या आपको चाहिए, तो कितने टाइम बाद हमें जो है वो फेशियल लेना चाहिए और किस एज के लोग जो है उनके लिए ज़्यादा बेहतर है? जी देखिए, अगेन वही है कि आपकी रूटीन क्या चल रही है। बहुत ज़्यादा जैसे आप सन एक्सपोजर है आपका या डस्ट में आप एक्सपोज हो रहे हैं तो फिर ठीक है, आपको एक रिक्वायरमेंट है कि आप फेशियल ले लें। आपका वर्क है, आपका ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मेल भी इसीलिए करवाते हैं, कहते हैं हम डेली रूटीन में इतना ख्याल नहीं रख पाते। तो अगर हम मद में एक दफ़ा हाइड्रा ले लेते एटलीस्ट हमारी थोड़ी साफ सफाई हो जाती है, डीप क्लींजिंग हो जाती है। भाई खूबसूरत लगना उनका भी हक है और बिल्कुल अच्छी बात है कि वो अपनी स्किन की केयर करें, अपना ख्याल करें।
तो मंथ में एक बार अगर आप अपना फेशियल रिपीट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल में ये काफ़ी है। बहुत ज़्यादा भी केमिकल्स में एक्सपोज होना कोई इतनी, में एक बार। यस इट्स मोर दैन इनफ, ठीक है। या फिर कोई इवेंट है उससे पहले आप करवा लें तो ये भी अच्छा, ये आपने देखा, इवेंट से मुझे याद है, स्पेशली जब शादी ब्याह का मौका होता है तो हम एक हफ्ते में रोज बार बार जो है वो अपनी स्किन के साथ ये छेड़खानी कर रहे होते हैं, और फिर एंड पे कोई ना कोई डिजास्टर लेके बैठ जाता है वो शादी ब्याह का अब मेरे फेस पे ये हो गया। तो इतना ज़्यादा नहीं है ऑब्वियसली। स्किन अगर किसी की इतनी यूज टू नहीं है, वो आप रोज़ाना की बेस पे एक दिन छोड़ के फेशियल ले रहे हैं, तो स्किन ने भी मतलब अगर यूज टू नहीं है आपकी स्किन इतनी ज़्यादा, तो क्यों उसको इतनी छेड़छाड़ करें। मतलब ऐसा कुछ करवा लें, ऐसा फेशियल करवा लें जो साफ कर दे आपकी स्किन को, इम्प्योरिटीज को खत्म कर दे। बात वही अवेयरनेस की आ जाती है कि हमें कितना नॉलेज है, आपको कितना गाइड कर रहा है का, हाँ जी, कोई आपको कैसे गाइड कर रहा है, कितना बता रहा है। तो अगर आप थोड़ा ट्रस्ट करें अपने गाइड जो आपको कह रहा है कोई डॉक्टर पे, तो मेरे ख्याल में कि ज़्यादा बेहतर है। सही, आप फायदे में रहेंगे। खुद आप डिसाइड करके दें आज मैंने ये करवाना है। सही। अच्छा, अब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं स्किन के ऊपर, तो यकीनन जहाँ हम उसके फ़ायदे की बात करते हैं, नुकसान भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपकी स्किन पे कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ सकती है। तो जब इस फेशियल के बाद अगर आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसे कैसे मैनेज करेंगे? जी, अगर तो इन्फेक्शन हो गया, पहली बात है कि हम कोशिश करते हैं कि किसी इन्फेक्शन की कंडीशन में ना हम हाइड्रा फेशियल करें या कोई भी फेशियल करें। हर कोई जो है वो इस पे नहीं, आजकल जब हम सैलून्स की बात कर रहे हैं तो वो इस पे तवज्जो नहीं देते, बस धड़ाधड़ उन्होंने आधे घंटे में फेशियल कंप्लीट करना है। बिल्कुल, अगर हो जाता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर लेते हैं। किस किस्म का इन्फेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वो इन्फेक्शन है, क्या कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हमने उसको स्प्रेड कर दिया, या कोई इस किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं हमने उसको मतलब आपके फेस को एक्सपोज कर दिया उस इन्फेक्शन, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर लेते हैं बेसिकली। बट यहाँ डॉक्टर का काम आ जाता है कि मेरे ख्याल में डॉक्टर को विजिट कर लें कि अगर किसी प्रोसीजर के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ है, अगर मुझसे भी हुआ है तो आप वापस आए, ठीक है, वी विल सेटल द थिंग, क्योंकि हो जाता है ये प्रॉब्लम, वहाँ मशीन इन्वॉल्व है, वहाँ ह्यूमन एरर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, वी आर नॉट द परफेक्ट। मतलब कभी भी स्किन किसी तरह भी रिएक्ट कर सकती है। एक बंदे की स्किन एक टाइम पे ठीक रही हाइड्रा से, दूसरी बार में ज़रूरी नहीं कि वो ठीक रहे, वो ओवर रिएक्ट भी कर सकती है। तो मतलब आप वापस आएँ, वी आर देयर कि हम उसको सेटल करेंगे। जी। अच्छा, इसमें जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो जहाँ हम कहते हैं कि सैलून या प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं, वहाँ इंसान की अपनी भी कोई गलती हो सकती है कि वो लापरवाही कर देता है, उसका जो ख्याल नहीं रखता। हो सकती है। इसी हवाले से ना नाज़रीन को पैगाम भी दे दें कि कौन से प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ करें ताकि डिफरेंट इन्फेक्शन से जो है वो बच सके। देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सुनूं, आप मुझसे सुने और हम कोई भी प्रोडक्ट लगा लें। इससे ज़्यादा ये है कि आप एक गाइडलाइन ले लें, ठीक है। अपने कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी डॉक्टर से अच्छे प्रोडक्ट अपने लिए लिखवा लें। गर्मियों के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, विंटर्स के लिए अलग होते हैं, फेस वॉश हर टाइम के लिए अलग होता है। तो वंस इन अ वाइल अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को विजिट कर लेते हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बेहतर, तो ये आपकी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, ये जो हम एक दूसरे को देख कर और ये जो डिस्काउंट ऑफ़र से हम जो है ना वो बड़े मुतासिर होकर चले जाते हैं डिफरेंट सैलून पे डिफरेंट फेशियल्स करवाने के लिए, तो खुदारा इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये खूबसूरती आपकी है और अल्लाह पाक ने तो इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। सबकी अपनी खूबसूरती, अपनी स्किन टोन है, तो उसी के साथ उसी को मैनेज करने की कोशिश करें, ना कि उसमें आप रद्दोबदल करने पे आएँ तो जो आपकी खूबसूरती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मेरे ख्याल से हम आजकल कर कुछ ऐसा ही रहे हैं, जो खूबसूरती हमारे पास है, जो रंगत है, उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे, उसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, मज़ीद उसके साथ छेड़खानी करके उसको और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना ख्याल आपने खुद रखना है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि डिफरेंट ड्रग्स के हवाले से। हमारे आज के नौजवान देखें बहुत ज़्यादा नशे में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो इससे उनकी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हो रही है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा मौजू जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, मंशियात की लत और इसकी रोकथाम पे बात करेंगे। देखिए नाज़रीन, सेहत जो है वो कुदरत की जानिब से बहुत ही खूबसूरत एक अनमोल तोहफ़ा है। जब आप इस सेहत की कदर नहीं करते, जब आप इसकी हिफाजत नहीं करते, तो क्या देखने में आता है कि माशरे में एक ज़िंदा लाश की मानद आप हो जाते हैं, क्योंकि ये सेहत, ये हिफाजत, ये केयर मांगती है, ये ख्याल मांगती है। और आजकल आप देखें किस तरह से
हम हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनको देखते हैं, आप अपने गली मोहल्ले में देखें, इवन ऐसे लोग जो किसी न किसी ड्रग में ख़ुद को इन्वॉल्व कर चुके हैं, कब्रिस्तानों में आप देखें कि वो ज़िंदा लाश आपको बने हुए वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इनके ज़िम्मेदार कौन हैं? कहाँ से ये तमाम तर चीज़ें इतनी ईज़िली उनको प्रोवाइड की जा रही हैं कि इस सेहत का, इस ज़िंदगी का, यानी कि जो इतनी अनमोल है उसकी कोई कदर ही नहीं रही है, कोई हिफाजत ही उसकी नहीं कर रहा। तो किस तरह से रोकथाम मुमकिन हो सकती है, इसी पे आज हम जो है वो इन डिटेल बात करने वाले हैं। और इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी, आप मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं तलाल ज़ुबैर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं आपको। तलाल साहब, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले इसी टॉपिक के हवाले से हमारी टीम ने एक मोन्टाज जो है वो तैयार किया है, वो देख लेते हैं, नाज़रीन को भी दिखाते हैं, देन हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी प्ले कीजिए। देखिए ना नाज़रीन, इस वक्त जब हम मुआशरे में ये मंशियात का इस तरह से रुझान देख रहे हैं तो ये वाकई एक लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने वाली बात है। ख़ुद को किस तरह से हम इन तमाम तर चीज़ों से महफूज रखें, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हमें या बहुत सारे एक माइंडसेट जो है वो हमने क्रिएट कर रखा है और स्टेटस सिंबल में इसको हमने शामिल कर लिया। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। तलाल साहब, आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। पहले तो ये बताएं कि ये मंशियात की कितनी अक़साम हैं और सबसे अगर ख़तरनाक मैं पूछूँ तो कौन सी है? देखिए, मंशियात की बुनियादी तौर पर 5 इकसाम हैं, जिसमें नंबर 1 पे नारकोटिक्स आते हैं। ये बुनियादी तौर पर पेन किलर्स होते हैं, जो हमें तकलीफ़ को मिटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अमूमन जो है जैसे सर्जरीज़ के अंदर या वहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर इसका कोई आप नॉन प्रिस्क्राइबेबल इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें, ज़्यादा करें या डॉक्टर की एडवाइस के बगैर करें तो फिर ये जो है वो नशे के ज़मने के अंदर आ जाता है। दूसरे नंबर पे मंशियात की वो इकसाम हैं जो कि स्टिमुलेंट्स होती हैं, यानी ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देती हैं, उसको बढ़ा देती हैं। और ये दूसरी किस्म होती है। तीसरी किस्म पे जो है वो डिप्रेसेंट्स कहलाते हैं। ये वो होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। इनको डाउनर्स भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो मंशियात की किस्म है उसे हम हेलुसिनोजन कहते हैं। यानी ये वो इकसाम हैं जो कि हमारे अंदर शक, पैरानोया, हमारे अंदर हेलुसिनेशंस यानी हमारी जहनी हालत से डिल्यूजन्स क्रिएट कर सकती हैं, हमें रियलिटी से हट के चीज़ें दिखा सकती हैं, रियलिटी से हट के चीज़ें महसूस करा सकते हैं और हमारे हवासे खमसा जो हैं उनके ऊपर जो है वो सवार हो जाती हैं और उसके पूरे सिस्टम को बाईपास करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हमें दिखाती और सुनाती हैं। और 5वें नंबर पे जो इनकी किस्म है उसे स्टेरॉइड एनाल्जेसिक्स कहते हैं, जो कि अमूमन आप देखें कि वो लोग जो कि अपने मसल्स बनाना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। या कभी जैसे जो कोरोना की बहुत वबा फैली हुई थी तो उसमें भी जिन लोगों का जो सिस्टम डिप्रेस हो रहा होता था तो उसको बेहतर बनाने के लिए स्टेरॉइड्स देते थे। और स्टेरॉइड्स के बारे में तो कहा जाता है कि ये अगर बंदा बिस्तरे मर पे हो तो उसको भी लगा दें तो उठ के खड़ा हो जाएगा वक्ती तौर पर। ये इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो। तो ये 5 बुनियादी किस्में हैं ड्रग्स। सही, तो ये पांचों जो हैं अगर हम कहें तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी जो ज़हनी सेहत है उस पर ये असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल, हर नशा जो है वो इंसान की जहनी सेहत पर, उसकी समाजी सेहत पर, उसकी रूहानी सेहत पर, उसकी जज्बाती सेहत पर, उसकी जो उसकी माशी सेहत है उसके ऊपर, उसके कामकाज के ऊपर। तो नहीं, हर एक लेवल पे जहाँ भी इंसान का कोई रिश्ता होता है, कोई मामलात होते हैं, कोई फंक्शनैलिटी होती है तो वो उसको जाके बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करता है। लेकिन ख़ास तौर पर
नशा जो है वो हमारी जहनी सेहत को ख़राब करता है और और हमारा सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। यानी 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे माथे के पीछे का हिस्सा है, इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने 3 बुनियादी काम करने होते हैं। एक, हमने चीज़ों को याद रखना होता है। ऐसे ही। दूसरे नंबर पे हमने फैसले करने होते हैं, अहम फैसले करने होते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने मसाइल को हल करना होता है। तो नशा करने से हमारा बुनियादी तौर पर ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज होता है। अच्छा, और हमारी लेकिन आप याद सोच करने सकते की हैं, सलाहियत, ना याद रहता है, फैसले ना करने की डिसीजन ले सकते हैं। सलाहियत और अहम फैसले करने की सलाहियत, तो मसाइल को हल करने की सलाहियत, तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो उससे मुतासिर होती हैं हमारी ज़हनी हालत में। फिर इसी के साथ साथ जो हमारी जो यहाँ पे हमारे यानी सर के सेंटर से 3 इंच नीचे एक चीज़ होती है, एक जगह होती है दिमाग की जिसको हम हिपोकैम्पस कहते हैं, जहाँ हमारे जज्बात रहते हैं। तो ये हमारे जज्बात को भी बहुत बुरे तरीके से मजबूर करती है। और नशा जो है वो एक ऐसी बीमारी है, नशे की बीमारी, जो कि हमारे जज्बात को भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर करती है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगता है कि हमारे साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया जा रहा, हमारे साथ सही नहीं किया जा रहा, और उसके नतीजे में हमारे अंदर गुस्सा, रोना। हर सूरत हम ये देखते हैं कि हमारे साथ बड़े नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई हमारी केयर नहीं कर पा रहा, यानी नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गिले जाते हैं। शिकवे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमें ये लगना शुरू होता है कोई और हमारे हालात क्यों नहीं बदल देता, कोई और हमारे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करता, आखिर हम नशा ही तो करते हैं, तो ये घर वाले समझते ही क्यों नहीं है इस बात को। और नशा करना तो कितना आम है, तो वो क्योंकि नशा करने से अपने आप में उसे वो चीज़ें सही लग रही होती हैं। नशा करना जो है वो आपको आपकी पैराडाइम्स, आपके ज़िंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र चेंज कर देता है। और जो चीज़ें आपको पहले बुरी लग रही होती हैं नशे करने से पहले, नशा करने के बाद आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगना शुरू हो जाती हैं, सही लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपके नशेई दोस्त हैं, अगर घर वालों को वो उनकी शक्लों पे नज़र डाल के ही नज़र आता है कि ये हमारे घर नहीं आ सकते, हम इनको एंटरटेन नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं देखो ये मेरे दोस्तों के खिलाफ है, तो मैं अब दोस्त ना बनाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हालांकि घर वाले ये चाहते हैं कि भाई आप वो दोस्त बनाएं जो आप नशे से पहले आपके दोस्त हुआ करते थे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे घरों के बच्चे हैं, और एटलीस्ट ऐसे हैं, मतलब दोस्त वो होता है ना जैसा कि इंसान खुद होना चाहता है। तो आपके दोस्त तो आपका आईना होते हैं, तो अगर आपका आईना नशे के मरीजों की तरह है, तो धुंधला है, तो वो फिर नेचुरली फिर घर वाले भी उससे इफेक्ट होते हैं। तो फिर मरीज इन चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा होता कि कैसे जो है वो उसको लेके चलना है, जब तक वो नशे के असरात से बाहर नहीं आता और नई चीज़ें, नई पैराडाइम्स नहीं सीखता। सही, ठीक है तलाल साहब, इस पे मज़ीद भी हम डिस्कशन करेंगे कि नौजवान जो है वो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस लत में मुब्तला होता जा रहा है, तो कैसे उनको इस ये जो डिफरेंट ड्रग्स है उससे ख़ुद से बाहर निकालें, उन्हें पहचान करवाएं कि आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन डिटेल इस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा मौजू है जिस पे हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि उसका जो इतना बढ़ता हुआ रुझान है उसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन हो सकती है, और अगर इस पे हम आज भी नहीं तवज्जो देंगे, अभी भी नहीं सोचेंगे, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवान के लिए, और स्पेशली इस मुआशरे के लिए ये किस कदर जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। इसी पे हम बात करें, ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर साहब, मंशियात की बात कर रहे हैं, यूथ पे बात ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे कैफ़े हमें देखने को मिलते हैं जिसमें नौजवानों का जो है वो धड़ाधड़ रश हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। उन्हीं कैफ़ेज़ में उन्हें डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ जो है वो नशावर चीज़ों की तरफ माइल किया जा रहा है, तो ये उन नौजवानों के लिए कितना ख़तरनाक है? जिस तरीके से सिगरेट पीना किसी नौजवान के लिए ख़तरनाक है, उसी तरीके से निकोटीन को किसी भी सोर्स के अंदर लेना उनके लिए ख़तरनाक है। और इस हैबिट का कि आप कोई धुआं अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, क्योंकि जब आप निकोटीन लेते हैं तो फिर वो आपके मूड मिजाज को जाके ऑल्टर करने लगता है। और इवन चाय जो है, चाय जैसा एक मासूम जो ड्रग है, ये भी हमारे मूड मिजाज को इफेक्ट करता है। मासूम इसलिए क्योंकि हम उसको मासूम जानते हैं।
और मैंने खुद आज से जब भी उसमें 6 भी महीने निकोटीन पहले पाई चाय जाती है, पीना हाँ। छोड़ी, जब मुझे समझ में आई कि हाँ। ये हमारे मूड मिजाज को कितना इफ़ेक्ट करता है। बहुत और ज़्यादा। अगर हम कुछ अपनी ऐसे लाइफस्टाइल बना लें कि हमारे अपने अंदर से हमारा मूड अच्छा रहे, हमारी नींद पूरी हो, तो हमें अपने आप को जगाने के लिए किसी नशे की ज़रूरत नहीं है। इसी हाँ। तरीके से सिगरेट पीना ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, ये ठीक तो बर्बादी की तरफ पहला कदम है। इसको एक गेटवे ड्रग कहा जाता है। ये फिर रास्ते हम पार करता है, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं पहले छुप छुप के, तो फिर आहिस्ता आप कंपनी के अंदर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कंपनी के अंदर आपको कोई साहब मिलते हैं जो कि उससे कोई एक दर्जा बड़ा नशा कर रहे होते हैं। यस। फिर आप उस कंपनी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आपको वहाँ पर एक और अगर आपके अपने अंदर एडिक्शन का मामला है, आपको ये बीमारी है और आप एक नशे पे रुक नहीं सकते और आप इंट्रोड्यूस होते रहते हैं उससे बड़े नशे पे, तो फिर ये मसला जो है वो आगे की तरफ चला जाता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब 20 साल पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की थी इस फील्ड के अंदर, अच्छा, तो जो एज ग्रुप ब्रैकेट हमें मिलता था मरीजों का हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, वो होता था 25 से लेके 45 के दरमियान का। आज जो हमें एज ब्रैकेट मिलता है वो है 15 से लेके और 35 साल की एज का। अब समझें कि ये ऑलमोस्ट 10 से 15 साल नीचे आ गया है। और मैं अपने जो इदारे के अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो पहले 35 साल से ऊपर कोई मरीज आया करते थे, यानी यंग बच्चों का तो था ही नहीं। और अब 80% जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो यंग बच्चों से भरे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब सोचने की फिर बात यहाँ पे ये आ जाती है ना, जब आप कुछ साल पीछे जा रहे हैं, वहाँ पे जब आप बात करें पहले 25 साल से थे, देन उससे पहले आप 35 ईयर्स से बात करें, लेकिन अब जो है वो 15 ईयर्स से 15 साल के बच्चों में भी ये लत पाई जा रही है। सोचने की बात यहाँ पे ये है कि अब इतनी आसानी से ये ड्रग्स कैसे उनको मैसर हो रहे हैं, कैसे इतनी इजी एक्सेस हो चुका है कि अब 15 साल का बच्चा जो है वो भी इससे महफूज नहीं रह पा रहा। देखिए, असल में मसला ये है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इस लेवल के ऊपर जो है वो नशे का जो रुझान है और इस्तेमाल है, अब ये आम होना शुरू हो गया है, जो कि ख़तरे की घंटी है। क्योंकि देखें, एक बच्चा जब बड़ा और होता है ना, तो 23 साल की उम्र होती है उसके दिमाग के डेवलप होने की। अब आप उसको डेवलप होने से पहले ही जब 14-15 साल की उम्र के अंदर किसी भी किस्म के नशे से एक्सपोज करते हैं, चाहे वो सिगरेट है या कोई और नशा, तो फिर उसके दिमाग के अंदर जो उसकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाती है। और वो अगर जब नशा क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या डिसीजन लेगा। अब ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया बनने वाला है कि आने वाली जनरेशन है उसके अंदर से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल करती है। तो इन्होंने जब आगे जाके फैसले करने हैं और मसाइल को हल करना है, तो फिर ये बनेगा क्या। आप इसी देखें कि डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है माशरे के अंदर। हमारे माशरे के अंदर जो बच्चे हैं उनके अपने वालिदैन के साथ रवैये क्यों तब्दील हो रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो अपने स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। एक तरफ इंटेलिजेंस का एक ये लेवल भी है कि बच्चे बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े से चमकते हुए सितारे हैं जो हमें नजर आता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं, खासतौर पे वो लाहौर के कॉलेज का वाक़या था, वो जो बच्चियों ने एक बच्ची को मारा था, वो भी ड्रग में इन्वॉल्व थे। आप देखें कि ड्रग्स का तो अभी तो पिछले 2-3 सालों में तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, बड़े बड़े लोगों के बारे में खबरें आई हैं जिनके बच्चे जो हैं वो मंशियात के अंदर इन्वॉल्व थे और वो नशे करते रहे और उसके बाद उन्होंने कितने बेदर्दी से फिर कत्ल किए। और उनकी क्योंकि जहन की कैफियत सोचने समझने का तो मामला ही खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है वो जो कर रहे हैं वही दुरुस्त है, वही ठीक है। क्योंकि उन्हें, जैसे मैंने कहा ना, हेलुसिनोजेंस होते हैं, तो आपको आवाजें सुनाई देती हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि ये काम कर दो। क्योंकि वो आपके दिमाग के नॉर्मल सोचने समझने के हमारे खमसा को बाईपास करके एक नया सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। जैसे अगर हमारे दिल की कोई शरियान बंद हो जाए ना, तो एक बाईपास आर्टरी लगा देते हैं ताकि, कहते हैं बाईपास ऑपरेशन, अब वो बंदिश नहीं होगी और बाईपास हो जाएगा, या कहीं रुकावट हो सड़क पे तो कोई बाईपास बना देते हैं। ऐसे ही जो नशा है वो हमारे दिमाग के अंदर भी एक बाईपास सिस्टम बना देता है जो हमारे हवासे खमसा पे तारी होता है। और फिर हमें नशे के दौरान जो है वो समझ नहीं आती कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं
कि हम जब मंशियात की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, एक तो वो ड्रग्स जो कि किसी लैब में या किसी ऐसी मशीनरी के थ्रू जो है उसको बनाया जाता है, सिंथेटिक ड्रग्स जिन्हें यस। कहते अब हैं। जब हम दूसरे की बात करते हैं, कुछ जड़ी बूटियों से लोग खुद जो है वो तैयार करते हैं और कहते हैं वो तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए उसमें तो एक ठंडी तासीर है, तो इस वजह से हम उसको यूज़, यानी कि डिफरेंट मशरूबात की शक्ल में उसको ले आते हैं। तो क्या वो ड्रग नहीं है, वो ख़तरनाक नहीं है? बिल्कुल वो ख़तरनाक है। देखिए, अपने आप को ठंडा रखना तो वो एक बहाना है, असल में तो वो नशे का इस्तेमाल करना है। ओह माय और गॉड। कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जिसकी तासीर ठंडी है या गर्म है, इससे हट के वो ये है कि उसके अंदर जो सरूर है या वो नहीं है, या नशे का एहसास है या नहीं है। तो अगर किसी ने अपने आप को ठंडा रखना है गर्मियों में, तो वो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकता है और वो बहुत अच्छा है। आजकल मैंने देखा है कि दूध के शरबत होते हैं, फिर ऐसी जो है वो ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें होती हैं जिनको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप जब पीते हैं तो आपके अंदर पानी को वो होल्ड करके रखती है। और यानी बेशुमार अच्छी चीज़ें हैं जो आपको ठंडा रख सकती हैं। और आप बार बार नहा सकते हैं अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। लेकिन नशा करके आप वक्ती तौर पर शायद कुछ नशे की ऐसी तासीर हो भी कि वो आपको ठंडा रखे, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने बढ़ के हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो आप देख लेंगे कि शायद वो कोई फ़ायदा दे रही है। शॉर्ट टर्म में तो कोई बंदा सिगरेट भी पीता है तो उसको वक्ती तौर पर थोड़ा सा रिलैक्स वो फील करता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस बाद में फिर क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जो कि नशा आवर है उसके नुकसानात होते हैं और वो हमारे दिमाग को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता है। आप अगर एक चीज़ होती है इसे कहते हैं स्पेक्ट स्कैन। स्पेक्ट स्कैन होता है दिमाग का एक कलरफुल तस्वीर होती है। अगर आप वो देखें तो नशा करने वाले लोगों का जो दिमाग होता है उसके अंदर चांद की तरह के खड्डे पड़े होते हैं, और एक जो नॉर्मल इंसान का ब्रेन होता है वो बिल्कुल साफ शफाफ गोलाई के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर बाकायदा खड्डे पड़े होते हैं। और ये जो है, और ये ऐसे खड्डे होते हैं जो मुझे और आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकते। हम किसी को ऐसे देख के बता नहीं सकते कि देखें आपके जहन की क्या आदत है। और जो नशे का इस्तेमाल करके कहते हैं मैं ज़ाहिरी तौर पर देखो ठीक हूँ, मेरी चीज़ें तकरीबन ठीक ही चल रही हैं, लेकिन उनकी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं उसके पीछे भी कुछ लोग होते हैं जो उनको यूं मदद कर रहे होते हैं, जिसे एनेबलिंग कहते हैं, जिसमें घर वाले हैं, काम के लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, बीवी बच्चे हैं, और इवेंचुअली फिर वो लोग उस लेवल के ऊपर चले जाते हैं कि फिर वो तबाही का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो दिमाग को डैमेज होता है वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमें पढ़ लिख के समझ के, या जैसे आज अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है इसके ज़रिए समझ में आ सकता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है। इस पर मज़ीद भी हम डॉक्टर साहब बात करेंगे कि जब हम नौजवानों की बात करते हैं कि उनकी फैमिली को नहीं पता चलता, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, उनकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही है, ताकि इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अब उनके जो वालिदैन है वो उस पर फोकस कर सकें। अगर उनका बच्चा किसी तरफ जा रहा है, किसी ड्रग में इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी जो कंपनी है वो चेंज हो रही है, तो क्या इससे वो अपने बच्चों को कैसे महफूज रख सकते हैं, काउंसलिंग की तरफ कैसे जा सकते हैं, किसी डॉक्टर को जो है वो कब चेकअप की ज़रूरत है, और किस तरह अगर बच्चा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो भी गया है तो उसे वापस लाना कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, इस पे इन डिटेल हम बात करेंगे। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद ये तमाम तर चीज़ें हम जानेंगे कि वालिदैन को उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, कैसे वो पहचान सकते हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, इट मीन कि कुछ ना कुछ गलत उसकी ज़िंदगी में हो रहा है। इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा मौजू जिस पे हम बात करें डिफरेंट ड्रग्स के जो लोग जिसके आदी हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो सेहत है उसको महफूज नहीं रख पाते, उसका ख्याल नहीं रख पाते, किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जाए और किस तरह से जो रोकथाम है वो मुमकिन हो सकती है, ताकि जो स्पेशली इस वक्त यूथ में ये देखने को बहुत ज़्यादा ये लत मिल रही है कि वो अपने आप को महफूज जो है वो नहीं रख पा रही। इसी पे हम बात कर रहे हैं। तलाल ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। तलाल साहब, मुझे ये बताएं कि हम ब्रेक पे जाने से पहले मैंने लिंक दिया था कि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग में इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, या अपने फ्रेंड्स के साथ वो कहीं ना कहीं गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ पर वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। बात यहाँ पे आती है कि ये एक छोटी सी चीज़ फ़ौरन से इसका जो है वो रिएक्शन सामने नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है वो
साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, उसके जो इमोशन जो उसका एक्ट है वहाँ से पता चलता है। क्या वालिदैन नहीं तवज्जो दे पा रहे कि अब एक नॉर्मल बच्चा जब बिहेव करता है वो भी दिखाई दे रहा होता है कि नॉर्मल जो मेरा बच्चा है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, एक्टिव है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन वो बच्चा जब उसके अंदर ये कोई ना कोई उसका बिहेवियर चेंजिंग्स की तरफ जा रहा है, उसके एक्शन इस तरह से नहीं है कि वो जब बात कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है, जब वो घर तशरीफ़ लाता है, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, सोने की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, वो अपनी फैमिली को उसके साथ उस तरह से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, ये छोटी छोटी चीज़ें क्या वालिदैन को दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि इसके बाद एक वो जो कहते हैं ना कि एक बड़ी हैपनिंग्स होती है वो सामने आते हैं। बहुत ही अच्छा नुक्ता है जिसके ऊपर आपने जो है वो सवाल पूछा। देखें, असल चीज़ ये है कि वालिदैन को जो काम करना होता है वो प्रिवेंशन के ऊपर काम करना होता है और उन बच्चों की एग्जेक्टिव स्किल्स के ऊपर काम करना होता है, क्योंकि नशे की आदत अमूमन टीनेज के अंदर इंट्रोड्यूस होती है या टीनेज के फ़ौरन बाद इंट्रोड्यूस होती है। तो जो टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स हैं वो ऐसी स्किल्स हैं जो कि एक दर्जन चीज़ें हैं जो कि टीनेज स्टार्ट होने से पहले तक यानी 11 साल की उम्र तक बच्चों को सीख जाना चाहिए या पेरेंट्स उसके ऊपर बच्चों को इवेलुएट कर लें या उनकी ग्रूमिंग उस हवाले से कर लें। तो फिर तो हम कहते हैं कि ये तो वो ऐसे हिफाजती टीके हैं जो बच्चों को लग गए और अब वो ऐसे गलत फैसलों की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे वो उनकी तालीम के हवाले से हो, चाहे वो वालिदैन के साथ हो, फ्रेंड्स की चॉइस का हो, ड्रग्स का इस्तेमाल हो या फिर उनकी इज़्ज़त नफ्स हो। तो लेकिन जब बच्चे जो है वो ऐसी चीज़ों के अंदर पड़ जाते हैं तो देखें, जो नशे का इस्तेमाल है वो किरदार की ख़राबियों के साथ साथ आता है, यानी नशे के इस्तेमाल की वजह से किरदार की ख़राबियाँ डेवलप हो जाती हैं। जैसे अगर वालिदैन कहेंगे भी तुम थोड़ा सा भाई रूटीन जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, आप सोते क्यों नहीं हो, तो बच्चे कहेंगे हम रात को पढ़ रहे होते हैं ना। और अगर वो उनसे पूछेंगे कि भाई आप जो है वो सुबह उठते क्यों नहीं है टाइम पे, तो वो भी कहेंगे हम रात को बहुत लेट चुके सोए थे ना, ग्रुप स्टडी कर रहे थे। फिर इसी तरीके से दोस्तों के यहाँ हम जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो वालिदैन जो है वो प्लस अमूमन ये होता है कि पीछे के ज़रा ग्रेड्स अच्छे होते हैं तो वालिदैन उस कॉन्फिडेंस के अंदर भी होते हैं कि पहले जो इसके ग्रेड अच्छे थे तो अभी ये जो मेहनत कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ अच्छा ही कर लेगा। तो लेकिन जब वो रिजल्ट्स आते हैं सामने वालिदैन को तब तक अमूमन 1 साल गुजर चुका होता है या 2 साल गुजर चुके होते हैं इस मसले के अंदर, तो उन्हें पता नहीं चलता। इसलिए तो वालिदैन को अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखना चाहिए कि बच्चों जो है उनकी रूटीन क्या है, बच्चों की रूटीन के अंदर उनके लाइफस्टाइल के अंदर वो नज़र होना ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं कि मंशियात की वजह से ये जो HIV का हमें एक बहुत बड़ा इसका एक ख़तरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे थोड़े से जो गाइड करें ना। देखिए, अमूमन नशे की किस्म है जिसको कि आप टीकों में भर के लगाते हैं और ये अमूमन नारकोटिक्स होते हैं जिसको आप इंजेक्शन भर के और फिर इंजेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन जो है वो सोर्स है मंशियात का। और ये क्या करते हैं मरीज़ के, ये एक का इस्तेमाल किया हुआ टीका जो है ये दूसरा इस्तेमाल करता है, फिर तीसरा, यानी एक ही टीके के अंदर वो पूरे ग्रुप में जो है दिए जाते हैं। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उसके साथ साथ जो मंशियात के आदी लोग होते हैं और बच्चे, ज़्यादातर ये जो क्लास है ये पाकिस्तान की स्लम एरियाज़ की क्लास है या पुअर क्लास है जिसके अंदर इस किस्म के मसाइल होते हैं। या फिर जो लोग जो है वो मंशियात के साथ साथ बच्चे जो हैं वो फिर इस किस्म के एडिक्शंस का भी शिकार हो जाते हैं और फिर उनके ज़रिए जो है यही जो मर्ज़ है HIV का ये फिर आगे फैलता है। क्योंकि किसी की तीमारदारी करने से तो ये मर्ज़ नहीं एक्चुअली फैलता, ये तो फैलता है कि जब आप तलाल साहब यहाँ में चूँकि हम जहाँ हम नौजवानों की बात करें वहाँ ख़वातीन का जिक्र ना हो ये भी मुमकिन नहीं है। ख़वातीन का जिक्र होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन सुनने में आई, देखने में आती है जिनकी प्रॉपर नींद नहीं होती, नींद को बेहतर बनाने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करती है और ये रुझान ज़्यादा ख़वातीन में देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से, ये स्लीपिंग पिल्स की वजह से भी वो ड्रग्स की तरफ जा सकती हैं, ये से भी ज़हनी मसाइल से दुचार हो सकती हैं। देखिए, ये तो एक बहुत आम सी बात है कि जब कभी भी ख़वातीन किसी ज़हनी तनाव का शिकार होती हैं, चाहे वो अपने घरेलू मसाइल की वजह से हैं, चाहे जब वो जो है किसी बच्चे को इस दुनिया में लाने जैसे मुश्किल मरहले से गुजर रही होती हैं, तो ये बहुत आम सी बात है कि उन्हें जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि आप चंद रोज़ के लिए इस दवाई का इस्तेमाल कर दें जिसको आप स्लीपिंग पिल कहते हैं।
लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि किसके अंदर नशे का मर्ज है या नहीं है। ये तो दवाई देने के बाद पता लगेगा, और अगर उसके अंदर नशे का मर्ज है तो फिर वो खुद ही जो है उसके बाद जब भी उसको बेचैनी होती है या स्ट्रेस होता है तो या नींद का मसला होता है तो वो ले लेगा एक गोली। और ये खवातीन के अंदर बहुत आम है। इसी तरीके से उसे सिर्फ वही रास्ता नजर आएगा कि ये अगर मैं पिल्स का इस्तेमाल कर लेती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, सो सकूंगी। एग्जैक्टली। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि वो लोग जिनको बेचैनियों की बीमारी होती है, एंग्जाइटी की बीमारी होती है, तो एंग्जाइटी का भी एक क्विक रिलीफ होता है कि आप कोई नींद की या ख्वाब आवर कोई गोली लेते हैं तो आपकी बेचैनी कम होती है। तो कभी भी अगर कोई ऐसी दवाई आपने लेनी है जो कि किसी डॉक्टर ने नींद के लिए प्रिस्क्राइब की है तो ये ज़रूरी है कि उसको 14 दिन से ज़्यादा ना लिया जाए। 14 दिन जो है उसकी अपर लिमिट होती है। या फिर अगर आपके साइकेट्रिस्ट जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर आप उनकी हिदायत के मुताबिक चलें। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलें देन फाइन। अगर आप उससे एक्सीड करते हैं तो फिर वो खतरे। डॉक्टर कभी आपको नहीं कहेगा कि अब आपने 1 साल तक की नींद की दवाई खानी है या पेन किलर खानी है। हफ्ता 10 दिन, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि खवातीन की सर्जरी होती है, मर्दों की सर्जरी होती है, उनको उस वक्त डॉक्टर एक पेन किलर की दवाई देता है और उसके बाद वो डॉक्टर की मर्जी के बगैर ही खुद से कंटिन्यू कर देते हैं। जरा सा दर्द हुआ तो खुद से कंटिन्यू कर लेते हैं। पाकिस्तान में ये भी तो एक मसला है ना कि आपको दवाई जो है वो खुद से मिल जाती है। हालांकि ये बहुत जो है वो गलत किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं आप वहाँ से ले अच्छे मेडिकल स्टोर्स नहीं देते, लेकिन जो छोटे मोटे इलाकों के अंदर मेडिकल स्टोर्स होते हैं जिनसे आपकी बेतकल्लुफी होती है तो वहाँ पर आपको मिल जाती है। जो अच्छे मेडिकल स्टोर हैं वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देंगे। या कोई भी जो ऐसी पेन किलर है जो कि अगर आप वक्त से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें तो वो खतरे का बायस बन सकते हैं। हमने ये चीज़ देखी है कि अगर हम किसी को कोई दवाई देते हैं जो कि ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल नहीं है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो मेडिकल स्टोर वाले हमसे कॉल करके कंफर्म करते हैं या फिर वो दोबारा उनको कहते हैं नहीं आप ताज़ी प्रिस्क्रिप्शन लेके आएं, ये पुरानी है, इस पर आपको 4 महीने दवाई नहीं मिलेगी। Exactly. तो और यही होना चाहिए। ये दुनिया का एक इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको पाकिस्तान में भी पूरा इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि ड्रग की तरफ जो रीच है लोगों की वो मुश्किल हो। अच्छा, अगर हम ख़वातीन की यहाँ पे बात करें जो इसमें इन्वॉल्व हैं ड्रग्स में, क्या शादी के बाद उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? नेचुरली सबसे जो बड़ा मसला है मर्द और ख़वातीन दोनों को वो ये है कि अगर वो जो है वो माँ बाप बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो नशा है वो आपके इस पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से इसी में अपना पैगाम भी ऐड कर दीजिए। जी, वो कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट सा पैगाम ये है कि बच्चों के साथ टीनेज से पहले ही उनके एग्जेक्टिव स्किल्स के ऊपर काम किया जाए ताकि वो मंशियात की तरफ और नशों की तरफ ना जाएं। प्लस वालिदैन को चाहिए कि अपनी आंखें कान और दिमाग खुले रखें। लेकिन अगर कोई बच्चा नशे की मर्ज पे चला गया है तो अब उस मामले को छुपाने पे फोकस करने की जगह उसके इलाज के रुजू करें, क्योंकि इलाज ही वाहिद इसका हल है। थैंक यू सो मच तराल साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, जब हम बात करते हैं बच्चों की, अगर आपका बच्चा जाने अनजाने में किसी ना किसी ड्रग में मुब्तला हो चुका है, उस स्कूल कॉलेज से या अपने जो उसके फ्रेंड सर्कल था वहाँ से कहीं ना कहीं से ये लत लग चुकी है, तो खुदारा इस चीज़ को वाकई छुपाने की ज़रूरत नहीं, इलाज भी इसका मुमकिन हो सकता है। बर वक्त इलाज करवाएंगे तो यकीनन इसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे आप खुद को, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे छुपाएंगे तो ये जो मामला है, ये जो इशू है, ये वक्त के साथ और शिद्दत जो है वो इख्तियार कर सकते हैं, जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे की ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है उसकी ख़राब हो। आप उसका एक बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे पे नज़र रखना ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत रहे, वो हंसता मुस्कुराता ज़िंदगी को एंजॉय करे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।